हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। और अनअकैडमी के थ्रू आज हम बात करेंगे लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स पर। और उस क्रम में हम देखेंगे 65th बीपीएससी मेंस के संदर्भ में जो साइंस टेक के टॉपिक्स देख रहे थे हम, वो सारी चीज़ें। नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है अभी, तो इसकी वजह से जो क्लासेस होनी है मेरी, जो संडे को क्लास होगी वो दोपहर में 3 बजे होगी। संडे मतलब 5 जुलाई को। और 6 जुलाई 2020 से ना, मंडे से मेरी क्लासेस दोपहर में 12 बजे होंगी। तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं, क्योंकि कुछ इशू आ रहा है, नेट के इशू आ रहे हैं, सर्वर का इशू आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों के लिए। चलिए आगे मैं अपने बारे में बता दूं। तो मैं राहुल मिश्रा हूं। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है ईयर 2017 में। एमए हूँ हिंदी से और नेट जेआरएफ भी क्वालिफाइड किया है। टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे 3 साल से ऊपर का है। और यहाँ पे मैं आपको 65वीं बीपीएससी मेंस के संदर्भ में बेसिकली क्रैश कोर्स जैसी चीज़ें करा रहा हूँ। और क्रैश कोर्स में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ वो सारे टॉपिक्स आईआर का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का ना, या इन्वायरमेंट का, या साइंस टेक का, उन सब को एक टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम आपको देते क्या क्या है। तो हम आपको डेली लाइव क्लासेस देते हैं, जहाँ पे आप अपने एजुकेटर से जुड़ सकते हैं, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और लाइव टेस्ट और क्विजेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको टेस्ट दे सकते हैं। उनका टेस्ट दे के अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कहाँ कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, उस तरह से चीज़ें। चलिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके में चीज़ें चलती हैं, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलती हैं। जैसे अभी 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो केवल उसी पर मेरा पूरा फोकस है, चाहे वो मेरी स्पेशल क्लासेस में हो या फिर मेरी यहाँ पे जो क्लासेस आती हैं, जो आपको मंडे से कब अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब पे लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स चैनल पे, दोपहर में 12 बजे से मैं अवेलेबल रहूँगा आपके लिए। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। हम आपको यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस भी देते हैं, मतलब अगर एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको मल्टीपल एक्सेस मिलता है। रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े होते हैं, उनको आप देख सकते हैं 1 बार 2 बार, जितनी बार भी आपको देखना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हम देते हैं, इसके क्रम में अगर हम देखें तो हम फ़ी क्या चार्ज करते हैं, या बीपीएससी सब्सक्रिप्शन की फ़ीस क्या है। तो 12 महीने के कोर्स के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको जो फीस फिल करनी पड़ेगी, अगर मेरा ये कोड डालते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। वैसे तो फीस 7,000 है, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो 6300 में ये आपको फीस मिल सकती है। 1 साल का पूरा बीपीएससी सब्सक्रिप्शन ये चार्ज है। 24 महीने के लिए जाएंगे तो आपको पता है थोड़ा सा यहाँ पे डबल हो रहा है, लेकिन जो पेमेंट है वो डबल नहीं हो रहा, केवल 1260 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और अगर इसको क्रेडिट कार्ड के ईएमआई में आप कन्वर्ट कराएंगे तो 315 रुपये, मतलब लगभग 10 रुपये एक दिन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको ये मेरा कोड डालना है RKMUS। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ हर बार। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पहली चीज़ तो ये है ना, ये है क्या। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन कौन से कारक इसको और लोकप्रिय बना रहे हैं ना, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है, वो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी का जो सेकंड पार्ट है, ये किस प्रकार, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, ये किस प्रकार भारत के शासन व्यवस्था में सुधार कर सकती है। तो भारत की शासन व्यवस्था में ये किस तरह से सुधार कर सकती है, उन सारी चीज़ों को भी देखने की जरूरत है। तो दूसरा क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले हम पहले क्वेश्चन को डील करते हैं। तो चलिए बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये स्लाइड है, ये देखिए क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये क्या है, ये कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है। ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद, जो कि जुड़ी हुई है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड मुख्यतः, और जिसमें मशीन का जो कॉन्सेप्ट है, मशीन की जो संकल्पना है वो जुड़ी हुई है। लेकिन मशीन्स की कौन सी संकल्पना, थिंकिंग लाइक ह्यूमंस, मतलब मशीन को आप इंसानों की तरह सोचने के लिए उस तरह से अगर आप डिज़ाइन कर दें कंप्यूटर साइंस में, तो इसी को आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस कहते हैं। किस चीज के लिए, उद्देश्य क्या क्या है? तो देखिए, टू परफॉर्म टास्क, कोई काम अगर उनको दे दें, जैसे सच एज लर्निंग, उनको अगर सीखने का काम दे दें कि मशीन्स को उस तरह से सीखना है जैसे इंसान सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे इंसान प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हम आप अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मशीन्स को भी उस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्रम में डालना है। प्लानिंग, मशीन्स प्लान भी करती हैं, मशीन योजनाएं भी बना सकती हैं कि इस टास्क को किस तरह से सॉल्व करना है। इसके अलावा रीजनिंग मतलब तार्किकता, तो जो मशीन्स होती हैं वो उनमें अगर आप तार्किकता उस तरह से डेवलप कर दें, या आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, या अगर पैटर्न को आइडेंटिफाई करने लगे मशीन्स, तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। हमें क्या देखने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो क्या हमने समझा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? हमने समझा कि ये कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है जो जुड़ी हुई है मशीन्स के कॉन्सेप्ट से। मशीन्स का वो कॉन्सेप्ट जो उसे इंसानों की तरह सोचने के लिए बनाता है, ताकि वो कोई टास्क कंप्लीट कर सके, लर्निंग कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, समस्या का समाधान कर सके, नीति निर्माण कर सके, प्लानिंग कर सके, उस समय रीजनिंग, अपनी तार्किकता लगा सके ना, अपनी रीजनिंग के आधार पे उस तरह से आपको परिणाम दिखा सके जब आप पूछे ना, और आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, और पैटर्न्स को उस तरह से आइडेंटिफाई कर सके, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है परिभाषा। यहाँ पे भी वही परिभाषा है कमोबेश। क्या परिभाषा है? इसका आशय मशीनों की सोचने, समझने, सीखने और समस्या समाधान तथा निर्णय निर्माण वाले संज्ञानात्मक कार्यों और निरंतर पर्यवेक्षण के बिना रियल टाइम स्थितियों में कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता से। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? जो पीछे में परिभाषा आपको बता के आ रहा था, वही परिभाषा को यहाँ हिंदी में आप समझ सकते हैं कि इसका आशय क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आशय ये है कि मशीनें सोच सकें, समझ सकें, सीख सकें, और इन तीनों के माध्यम से सोचने, समझने और सीखने के क्रम में वो समस्या का समाधान कर सकें, कोई निर्णय ले सकें, उस तरह निर्णय का निर्माण कर सकें, और ऐसे संज्ञानात्मक कार्यों को करने के क्रम में निरंतर पर्यवेक्षण के बिना रियल टाइम स्थितियों में जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता किसमें होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है। रियल टाइम एनालिसिस मतलब एक ही टाइम में ये सारी चीजें घटने वाली हैं। कैसे घटेंगी? कि मशीन्स, जैसे आप देखिए कई बार आप क्या करते हैं, आप गूगल डालते हैं, गूगल पे डाल दिया मान लीजिए आपने बीपीएससी, तो बीपीएससी डालने के क्रम में आप देखेंगे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल में उस तरह से इनबिल्ट होता है, तो वो ये समझता है कि ये जो ऑपरेटर है जो यहाँ पे आया है ऑपरेट करने चीजें, इसको बीपीएससी से जुड़ी हुई चीजें दिखानी है। तो वो उसका जो एआई होता है गूगल का, वो आपको तरह तरह के उस तरह से चीजें सजेस्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने उस तरह से सोचा है, समझा है, सीखा है। और समस्या, आपकी समस्या क्या है? बीपीएससी के बारे में आप जानना चाहते हैं, अच्छी क्लासेस कहाँ पे होती हैं ना, बीपीएससी का शेड्यूल क्या होता है, बीपीएससी के एग्जाम कैसे होते हैं, पैटर्न क्या होता है, तो उन सारी चीजों में, जैसे आप ऑफलाइन अगर जाएं तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप जाएंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने पे क्या होता है, वो आपको बताने लगता है चीजें ना। तो ऐसे यहाँ पे एआई क्या होता है, एआई उस तरह से आपको सजेस्ट करने लगता है चीजें कि आप ये वीडियो भी देख लीजिए, ये चीजें भी देख लीजिए, और सब चीजें रियल टाइम पे होती हैं। ऐसा नहीं कि वादा होता है, वो तुरंत तुरंत नीचे कई सारे सजेशंस दिखा देता है। तो यही है एआई। अब देखें तो इसे विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने, जो कार्य होते हैं उनको निष्पादित करने, कनेक्टिविटी को सक्षम करने ना, कनेक्टिविटी को सक्षम करने, उस तरह से आपको कैपेसिटी बना दी जाए किसकी, कनेक्टिविटी की, और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता है, मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाती है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ क्या क्या है? तो इससे कार्य निष्पादित किए जा सकते हैं, कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, फिर देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मशीनें मानव मस्तिष्क की आवश्यकता वाले कार्य कर सकती हैं। देखिए अब ये इंपॉर्टेंस इसलिए भी इसका बढ़ जाता है कि मानव मस्तिष्क जो है वो अब अपनी चीजें किसे ट्रांसफर कर रहा है, मशीनों को। तो मशीनों की जिम्मेदारी उस तरह से अब बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र भी बहुत
महत्वपूर्ण है और बहुत सारी गणनाएं होती हैं और उन गणनाओं को करने के क्रम में कई बार इंसान के पास उतना संसाधन नहीं रहता है या उस तरह से मानव संसाधन नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या होने वाला है, जो ये मशीनें हैं मुख्यतः ये मानव मस्तिष्क की तरह काम करेंगी, उसी तरह गणनाएं करेंगी और उसी तरह अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो यूज करेंगी। चलिए ये तो हमने देखा। देखिए चौथी चीज, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को भी शामिल करता है ना। मशीन लर्निंग मतलब, मशीन लर्निंग को आप ऐसे समझ सकते हैं जहां मशीनें अनुभवों से सीखती हैं। आप कैसे करते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं। हमारे आपके जो अनुभव रहे, जैसे बचपन में क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है आप उसको देखिए, वो कैसे अनुभवों से सीखता है। वो देखता है कि मुस्कुराने से माँ बाप उसके खुश होते हैं, उसको चीजें दिला देते हैं, या वो उसको बदले में प्यार करते हैं, तो वो क्या करता है, वो मुस्कुराता हुआ माँ बाप के आगे जाता है। ठीक है। और जब वो देखता है कि गुस्सा करने से, रोने से कई बार हमें वो चीजें मिल जाती हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, तो वो उस तरह से क्या करता है, रोना भी स्टार्ट करता है। तो विविध विविध परिस्थितियों में, कई जो अलग अलग सी परिस्थितियां होती हैं, उन अलग अलग सी परिस्थितियों में जिस प्रकार व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता जाता है, वैसे ही मशीनें भी सीखती जाती हैं अपने अनुभवों से। जैसे अगर मान लीजिए बीपीएससी सर्च किया गया, तो उसने देखा कि बीपीएससी में क्या चीजें ज्यादा आती हैं या कौन से वीडियो ज्यादा क्लिक किए जाते हैं, तो वो देखा गया कि हाउ टू क्रैक बीपीएससी। ठीक है। तो जब ये हाउ टू क्रैक बीपीएससी डाला गया, तो आगे से मशीन उस तरह से सीख गई, और अब वो क्या करेगी, जैसे ही आप बीपीएससी डालेंगे, मशीन उसमें क्या डालेगी, या कंप्यूटर क्या करेगा, या यूट्यूब क्या करेगा उस तरह से कि हाउ टू क्रैक बीपीएससी, कि जो मैक्सिमम क्राउड आता है, जो बच्चा आता है यहाँ पे सर्च करता है, वो यही चीजें सर्च करता है। ठीक है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग। और देखें तो ये मानव भागीदारी के बिना कौशल प्राप्त करती है, मतलब जो इसे स्किल प्राप्त करनी होती है, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता है। इंसान का केवल कितना रोल होता है कि वो जाके उस वीडियो पर क्लिक कर देता है, और वो डेटा क्या होते हैं उसके पास उस तरह से स्टोर हो जाते हैं। डेटा स्टोर हो जाते हैं कि जब मान लीजिए 100 लोगों ने बीपीएससी सर्च किया, तो उसमें से 80 लोगों ने जाके हाउ टू क्रैक बीपीएससी वाला वीडियो देखा, तो मुझे वो जो सारे वीडियोस दिखाने थे, 8-10 वीडियो, 12 वीडियो, वो वीडियो मुझे नीचे डाल देने हैं, और ऊपर कौन सा वीडियो डाल देना है, हाउ टू क्रैक बीपीएससी। ठीक है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। फिर देखिए क्या चीज है, तो नीति आयोग का एक दस्तावेज है, नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट है। वो क्या कहता है, वो भारत को एआई समाधान गृह, मतलब एआई सॉल्यूशन उस तरह से मानता है। ठीक है। कि एआई के माध्यम से भारत कई सारी समस्याओं का समाधान करेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विश्व के 40% भाग हेतु समाधान प्रदाता बनने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। मतलब आप देखिए, तो नीति आयोग का ये दस्तावेज ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन देने वाला है, बहुत ज्यादा महत्व देने वाला है। उन सारी चीजों में विश्व के लगभग 40% भाग के लिए जो एक समाधान सॉल्यूशन बनने वाला है, वो इंडिया भी बनेगा उस तरह से, लेकिन किसके थ्रू, एआई के थ्रू। तो एआई पे आप देखेंगे ना, तो हैदराबाद में बेसिकली जो हैदराबाद आईआईटी है, वहां पे हैदराबाद आईआईटी में भी उस तरह से बीटेक स्टार्ट कर दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आप देखें तो धीरे धीरे जो आईआईटीज हैं उनमें उस तरह से कोर्सेज चेंज हो रहे हैं, और धीरे धीरे से भारत की जो पूरी टेक्नोलॉजी है, भारत के जो बड़े बड़े तकनीकी संस्थान हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखकर उस तरह से कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं कि हमारे जो पढ़े हुए बच्चे हैं या पढ़े हुए स्टूडेंट्स, जो बीटेक बच्चे निकलेंगे, वो क्या करेंगे, वो जाके इस तरह के एआई वाले जो कोर्सेज हैं उसको करेंगे, और विश्व में जो एआई की क्या लोकप्रियता बढ़ती जा रही हो, उस बढ़ती लोकप्रियता के क्रम में अपनी चीजें रखेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स रखेंगे, वो सारी चीजें हैं। चलिए इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको आगे बढ़ाने के लिए सहायक कारक कौन कौन से हैं। ठीक है। मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाने वाले सहायक कौन कौन से हैं, तो पहली चीज देखिए, पहली चीज क्या है, स्वचालित प्रणालियों में विश्वास और मशीनों के प्रति एक सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप देखिए बहुत सारी गाड़ी होती हैं, जो 4 व्हीलर्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो स्वचालित होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। उनको पता होता है कि कहाँ पे कितनी स्पीड में चलना है और कहाँ पे अपनी स्पीड स्लो कर लेना है, कहाँ पे गियर चेंज कर लेना है, सारी चीजें
जो बहुत महंगी गाड़ियां होती हैं। और स्वचालित प्रणालियों में समस्या क्या नहीं होती, स्वचालित प्रणालियों में ह्यूमन एरर की समस्या नहीं रह जाती है ना। कई बार देखिए हम आप पैनिक कर जाते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन स्वचालित प्रणालियां जो होती हैं उनमें क्या होता है, या स्वचालित गाड़ियां जो होती हैं उनमें उस तरह से ह्यूमन एरर की संभावना खत्म हो जाती है। और मशीनों के प्रति भी हमने एक क्या किया है, एक सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण बनाया है। जो टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के क्रम में हमने क्या किया है, हमने मशीनों के साथ तादाद में बैठाया है। जैसे हम आप किसके माध्यम से जुड़े हैं, एक ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, अनअकैडमी के माध्यम से जुड़े हैं, और आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है जिसके माध्यम से आप जुड़े हैं। तो आपने मशीनों के प्रति या लैपटॉप के प्रति या अपने मोबाइल के प्रति एक सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण बनाया है ना, और आप लर्निंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं बीपीएससी के बारे में। और मैं भी उसी तरह से क्या कर रहा हूं, एक सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण बना रहा हूं, और इसी लैपटॉप के थ्रू वो सारी चीजें क्या कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं, जो चीजें मुझे जानकारी है, जो मैंने टॉपिक्स तैयार किए हैं। तो इन चीजों को भी देखने की जरूरत है। चलिए फिर देखिए, अपने डेटा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डेटा साक्षरता, डेटा लिटरेसी ना। तो कई बार क्या होता है कि हमें ना हमारे शरीर से, हमारे स्वास्थ्य से जुड़े, हमारे पर्यावरण से जुड़े जो डेटा होते हैं उनको कई बार हम उस तरह से नहीं समझते थे, उनका महत्व नहीं समझते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, धीरे धीरे आप देखेंगे तो जिस तरह से डेटा को एनालाइज करके एक परिणाम पर पहुंचा जा सकता है जल्दी, और उस परिणाम पर पहुंचने के क्रम में हम क्या देखते हैं, उस परिणाम पर पहुंचने के क्रम में हम ये देखते हैं कि जो डेटा के बारे में हम लोग आगे बढ़े हैं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। जैसे मान लीजिए गर्मी के संदर्भ में आपके पास डेटा आ रहा है ना, कि आज टेम्परेचर इतना है, कल टेम्परेचर इतना है, परसों टेम्परेचर इतना है। तो आप उस टेम्परेचर को देख के क्या डिसाइड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं आप ना, कि हमें किस दिन बाहर निकलना है, किस दिन नहीं बाहर निकलना है, उन सारी चीज़ों से। तो डेटा जब आपको मिलते रहते हैं, आप मोबाइल में देखिए उस तरह से आपके मोबाइल में चीज़ें दिखती हैं ना, आपके मोबाइल में भी चीज़ें दिखती हैं। क्या चीज़ें दिखती हैं, टेम्परेचर दिखता रहता है, ये दिखता रहता है कि प्रेसिपिटेशन हो सकता है या नहीं, बरसात हो सकती है नहीं। तो इन सारी चीज़ों में तो जो डेटा होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और डेटा लिटरेसी होनी भी, डेटा साक्षरता होनी भी बहुत जरूरी है। और ये जो डेटा साक्षरता होगी किसके माध्यम से होगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, और डेटा लिटरेसी का जो सही तरीके से क्या करता है, डेटा लिटरेसी के लिए आपको मजबूर करता है, डेटा लिटरेसी के लिए आपको जागरूक करता है, और ये बताता है कि डेटा का कितना इंपॉर्टेंस रोल है, कितना महत्वपूर्ण रोल है। फिर देखिए इसके माध्यम से एक ऐसे परिवेश का निर्माण भी किया जाता है जो डाटा और सूचना के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करे, जो डेटा और सूचना दोनों के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करे, एक ऐसे परिवेश का निर्माण। तो आप देखेंगे एक ऐसा पूरा आपके अगल बगल माहौल बनता है, उसमें क्या होता है कि डेटा का, इंफॉर्मेशन का, वो सारी चीज़ों का एक मुक्त प्रवाह होता है, फ्री फ्लो होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सूचनाओं का सही प्रवाह हो, डेटा का सही प्रवाह हो, ये सारी चीजें कौन अभी तक अपने पास रख रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रख रहा था। फिर देखिए नीति और विनियामक ढांचे को सक्षम बनाने में भी किसका योगदान है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो पॉलिसीज हैं, मैंने बताया आपको किस तरह से वो नीति मतलब क्या कह सकते हैं, प्लानिंग कर लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्लानिंग के अलावा और क्या क्या कर लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता है। और इन सारे क्रम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्रम में कई बार ये भी देखा जाता है, जैसे मान लीजिए 10 या 12 लोगों ने ना क्या किया, उन्होंने ये बताया, मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल था, उसका रेड लाइट वो जंप कर गए, और 10 या 12 लोगों ने मान लीजिए एक पर्टिकुलर आर में जंप किया ना, मान लीजिए वो 9 से 10 का समय था, 9 से 10 का समय था, और उनसे पूछा गया कि आपने ट्रैफिक सिग्नल क्यों जंप किया है, तो उन्होंने बताया मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ठीक है, तो इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या डिसीजन निकालेगा या क्या निर्णय निकालेगा, इससे ये निर्णय निकालेगा कि 9 से 10 के बीच जो ऑफिस जाने वाले अधिकतर लोग होते हैं वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं, इसलिए वो रेड लाइट जंप करते हैं। तो इस संदर्भ में ये एक उस तरह से डिसीजन निकलेगा, और इसी से क्या होगा, कोई नीति बन सकती है उस तरह से। नीति क्या बन सकती है कि रोड को उस तरह से खाली रखा जाए ना, या अलग से उस तरह से कुछ व्यवस्था बनाई जाए, या कोई विनियामक ढांचा उस तरह से रखा जाए। उन चीजों को भी देखने की जरूरत है
कि विनियम बनाए जाए कुछ ऐसे कि इस तरह की जो ट्रैफिक लाइट जंप की वो सारी चीजें हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखें ना तो एक बड़े डोमेन में या छोटा डोमेन ही आप कहें तो उस डोमेन में क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर डेटास को लेता है ना, और उन डेटास को संशोधित करता है, अपने लेवल पे उसे प्रोसेस करता है और एक निर्णय पे पहुंचता है। जैसे हम आप क्या होते हैं, या जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहे तो वो भी क्या कहेगा, वो भी यही कहेगा ना कि आप लोगों का रोज का है और रोज आप रेड लाइट जंप करते हैं, चलिए जुर्माना निकालिए। तो यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या करेगा, वो भी ऐसा ही करेगा, वो कुछ इसी तरह से कंक्लूड करके देगा कि इन लोगों ने इसी तरह से देखा और इसी तरह से बताया। चलिए फिर देखिए, तो आवश्यक कौशल के साथ कार्यबल की उपलब्धता है। आवश्यक कौशल के साथ मतलब स्किल है, जो सफिशिएंट स्किल है उसके साथ कार्यबल की उपलब्धता भी कहाँ पे आपको मिल जाती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आपको उस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आपको क्या करना है, उस तरह से बहुत ज्यादा कार्यबल लगाने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड अगर आपके पास स्किल हो और मशीन से आपके पास उस तरह से डेवलप हो तो आप क्या कर सकते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उस तरह से यूज कर सकते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनमें आप देखेंगे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास बहुत ज्यादा होता जा रहा है। चलिए फिर देखिए है डेटा विनिमय और सुरक्षा के लिए मानकों की स्थापना करना, ये भी करने की जरूरत है। और देखिए तो सरकार, सिविल सोसाइटी, उद्योग, शैक्षणिक समुदाय, अनुसंधान और विकास के बीच एक कोरिलेशन बनाता है। कौन बनाता है, यही कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, गवर्नमेंट के बीच, सिविल सोसाइटी के बीच, जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं उनके बीच, एजुकेशनल जो कम्युनिटीज होती हैं उनके बीच, रिसर्च और डेवलपमेंट के बीच, इन सभी के बीच एक अच्छी अंतरक्रिया करता है, एक सहक्रिया करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो नीति निर्माण होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा देखेंगे तो डेटा संग्रहित करने के लिए लागत में भी बहुत कमी आ जाती है इसके माध्यम से। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह से इक्विप्ड होता है, उस तरह से बना हुआ होता है कि डेटा को जो स्टोर करने की बात है उसकी लागत में बहुत कमी आ जाती है। आप सोचिए ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करेगा, ट्रैफिक पुलिस वाले ने अगर आपका चालान काटा तो वो एक चालान स्लिप रखेगा और इस तरह से कई सारी चालान स्लिप हो जाएंगी उस तरह से उसके पास ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उस तरह से चीजें मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो जाता है ना कई बार, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब आप देखेंगे कई बार रेड लाइट जंप कर जाते हैं जब, तो खुद ब खुद किसी ने आपको देखा नहीं लेकिन वहां पे उस तरह से सेंसर्स लगे हुए थे जिन्होंने देखा कि रेड लाइट के आगे ये जंप कर गए और आपके घर पे ऑलरेडी क्या चला जाता है, आपके घर पे आ जाता है चालान कि आपने रेड लाइट जंप किया था इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो बहुत एक्यूरेसी होती है, भ्रष्टाचार भी उस तरह से कम हो जाता है। तो उन सारी चीजों को भी देखिए, तो डेटा को जो संग्रहित किया जाता है उसकी भी लागत में बहुत कमी आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन ये था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस तरह भारत में शासन में सुधार ला सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वहां पे चेंज कर सकती है, वहां पे रिफॉर्म ला सकती है। तो पहले तो देखिए लॉ इन्फोर्समेंट में, कानून प्रवर्तन में तो क्या होता है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो उपयोग है कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी किया जा सकता है। कैसे, तो यहाँ पे आप देखिए ना, तो कानून प्रवर्तन मतलब जो पुलिस की एजेंसीज हैं उन सारी चीजों को आप समझिए। ठीक है, पुलिस, या आप देखिए तो आर्मी वगैरह का जो रोल है ना, या सीबीआई का रोल है, उन सारे में जो भी कानून को उस तरह से संरक्षित करती हैं। इसके अंतर्गत देखिए तो फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, ड्रोन, रोबोकॉप, ऑटोनोमस पेट्रोलिंग ना, ये पेट्रोल कार जो है, और प्रिडिक्टिव एनालिसिस शामिल है। तो यहाँ पे क्या होता है आप देखेंगे ना, तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसका क्या रोल होगा, तो इसका रोल कानून प्रवर्तन एजेंसियों में ये होता है कि ये कई बार क्या करता है, चेहरे को उस तरह से पहचान लेता है, जो चेहरे का संगठन है, जो मेरा चेहरा आपको दिख रहा है इस चेहरे को वो पहचान लेगा। एक बार अगर उसने पहचान लिया तो वो दूसरी बार आपको आइडेंटिफाई कर लेगा ना, चेहरे के माध्यम से पहचान लेता है। जैसे आपने अगर सुना हो तो जब सीए एनआरसी यहाँ पे विरोध चल रहा था तो यूपी में आप देखिए, तो यूपी में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी उन्होंने क्या कहा था कि हम जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है उसका यूज करेंगे, या अमित शाह ने भी कहा था कि फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे और जो भी प्रदर्शनकारी जिन्होंने हिंसा किया है, चाहे वो दिल्ली हिंसा का आप देखिए जो फरवरी में हिंसा हुई थी उस तरह से,
फरवरी, हाँ फरवरी में ही हुई थी ना। तो फरवरी में जो दिल्ली में दंगे हुए थे वहां पे भी अमित शाह ने क्या कहा था कि फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, और जो ऐसे दंगाई हैं उनको हम पहचानेंगे। ठीक है, तो उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कानून प्रवर्तन की जो एजेंसियां हैं वो किस प्रकार से बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी, तो उसको भी सुधारा जा सकता है। और आपसे अपेक्षा क्या की जाती है, आपसे अपेक्षा ये की जाती है, हर बार अपेक्षा ये की जाती है आपसे सिविल सर्विसेज में कि आप टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन को समझें, आप टेक्नोलॉजी की जो तकनीकी बारीकियां हैं उनको बस एक मोटे मोटे तौर पे समझें, उनका आप प्रशासन में कैसे यूज करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किस प्रकार भारत के शासन में सुधार ला सकती है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिया आपने क्या, चेहरे की पहचान कर लेगा। दूसरा देखिए, आवाज की पहचान कर लेगा। कई बार क्या होता है, चेहरा क्लियर नहीं होता है, आवाज की एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है, एक वर्ड को बोलने का आप देखेंगे एक तारतम्य तो होता है ना, जैसे किसी वर्ड पे कितना जोर दे रहा है व्यक्ति, वो सारी चीजें। और आवाज की मोटाई कितनी है, कितनी मतलब किस फ्रिक्वेंसी पे है आवाज, उन सारी चीजों को भी पहचान की ये कानून प्रवर्तन जो एजेंसियां हैं ये क्या कर सकती हैं, कानून को सही तरीके से लागू कर सकती हैं। जो दोषी लोग हैं उनको क्या कर सकते हैं, उन दोषी लोगों को सजा दिला सकती है उस तरह से। इसके अलावा देखिए, तो ड्रोन्स जो हैं ना, ड्रोन उस तरह से काम कर सकते हैं, ड्रोन ये काम कर सकते हैं कि ड्रोन्स अगर ऊपर छोड़ दिए जाएं वो क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ पे भीड़ ज्यादा है ना। जैसे आप देखिए, तो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया था ना, कि उस तरह से। या आप देखिए इंडिया में भी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं चाइना की भी बात लॉकडाउन के दौरान कर रहा हूं, तो ड्रोन्स वगैरह को उस तरह से यूज किया जा रहा था कि कहीं पे लोग बहुत ज्यादा पब्लिक मीटिंग तो नहीं कर रहे हैं बैठ बैठ के ना, तो आइसो क्या कहा गया था बेसिकली लॉकडाउन में कि आप आइसोलेट रहिए, थोड़ा सा अलग रहिए, तो ड्रोन्स का भी उस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो रोबोकॉप भी है। ठीक है, रोबोकॉप भी क्या कर सकता है, उस तरह से कानून प्रवर्तन को मदद कर सकता है। ऑटोनोमस पेट्रोलिंग कार ना, तो जो खुद चलने वाली पेट्रोलिंग कार होती हैं वो देख सकते हैं। और प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मतलब एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस कि ये व्यक्ति अब कैसा बर्ताव करेगा, उसको भी देख सकते हैं। जैसे कई बार क्या देखा जाता है, जब पुलिस रोकती है किसी को तो वो व्यक्ति भागता है ना, तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह से काम कर सकती है। तो इन सारे चीजों से क्या हो जाएगा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानून प्रवर्तन में उस तरह से ले आया जाएगा, या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, तो जो कानून का शासन होगा ना, रूल ऑफ लॉ होगा, वो आसान हो जाएगा चलाना। ठीक है, और वो सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि किस प्रकार भारत के शासन में सुधार कर सकती है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से। दूसरे पे देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में किसका, एआई का प्रयोग। तो यहां पे देखिए, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मुख्य रूप से कहां कहां किया जा सकता है, खुफिया तरीके से किया जा सकता है, निगरानी में किया जा सकता है, या कहीं कई कई जगह पे आप टोह लेने जाते हैं उस तरह से ना, तो टोह लेने के लिए मतलब वहां पे रेकी करने आप जाके वहां पे अंदाजा लेके आते हैं कि वहां कितने लोग हैं कैसे हैं, तो वहां पे भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। कैसे, रोबोट सैनिकों के माध्यम से ना, जो रोबो कॉप्स मैंने बताया था, ऐसे रोबो आर्मी होगी। साइबर सुरक्षा, जोखिम वाले क्षेत्रों का विश्लेषण और उन्नत हथियार प्रणालियों के लिए भी क्या किया जा सकता है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस तरह से यूज किया जा सकता है। किस किस के लिए, देखिए खुफिया जानकारी लेने के लिए, निगरानी करने के लिए, सीमा पर भी निगरानी करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, खुफिया जानकारी में भी, और टोह लेने में, रेकी करने में भी। रोबो जो आर्मी होती है ना, रोबो कॉप्स, उसका यूज कर सकते हैं, साइबर सुरक्षा में भी यूज कर सकते हैं, और जोखिम वाले क्षेत्र जो हैं जहां पे ऐसा लगता है कि मानव की जान जो है वो खतरे में हो सकती है, उन सारी चीजों में उन्नत हथियार प्रणालियों के लिए भी किसका यूज किया जा सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। तो शासन के स्तर पर दो जगह हमने देखा, एक तो कानून प्रवर्तन में और दूसरा रक्षा के क्षेत्र में। इन दोनों के स्तर पे क्या किया जा सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सकारात्मक प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा देखिए, सरकारी कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कैसे उपयोग किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नमेंट के कामों में।
तो सरकार ने नागरिक सरकारी इंटरफेस को बढ़ाने ना, सिटीजन और गवर्नमेंट का इंटरफेस जो है वो बढ़ता रहे, उसको बढ़ाने, दस्तावेजों का वर्गीकरण करने, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करने और व्यवस्थित करने जैसी सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए पहले से ही एआई का लाभ उठाना आरंभ कर दिया है। तो सरकारी कार्यों में भी आप देखें तो उस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जैसे कोई सरकारी काम है तो वहां पे आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए किसी चीज का दस्तावेज है ना, मान लीजिए एफआईआर है, तो एफआईआर से जुड़े हुए सारे दस्तावेज एक जगह पे होगा। ठीक है, आप डालेंगे गूगल पे, उस तरह से सर्च करेंगे तो उस थाने के से जुड़े हुए जो भी एफआईआर हैं, या अगर उस तरह से थाना अपग्रेड हो गया ना, उसकी चीजें नेट पे उपलब्ध रही, सभी के लिए उपलब्ध रही, तो उससे क्या हो जाएगा, दस्तावेजों का वर्गीकरण हो जाएगा, कौन सी चीजें कितनी खोई हैं ना, और कौन कौन सी चीजें मिली हैं ना, या कहाँ पे किस तरह से अपराध होता है, वो सारी चीजें ऐसे दस्तावेजों का वर्गीकरण करने, नागरिक सरकारी इंटरफेस, अंतरक्रिया जो होती है नागरिक की और सरकार की, उन दोनों की अंतरक्रिया को बढ़ाने और व्यवस्थित करने, और सरकारी सेवाओं को ना, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको नागरिकों तक पहुंचाने के लिए पहले ही एआई का लाभ उठाना क्या कर दिया है, आरंभ कर दिया गया है। अभी ही एआई उस तरह से गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करना स्टार्ट कर दिया है, और जगह पे थोड़ा लेट स्टार्ट होगा। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, थोड़ा प्रोएक्टिव है एआई का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे ना तो गवर्नमेंट में उस तरह से जो मतलब ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी है, और कमी है, और कई बार क्या होता है, दबाव बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एम्प्लॉयज़ बहुत कम है, समय बहुत कम है उस तरह से, तो उस संदर्भ में काम बहुत डिले ना हो जाए, तो इसलिए सरकारी कार्यों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। फिर देखिए क्या, कल्याणकारी योजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो प्रभावी रूप से निर्धनता को कम करने में, मतलब जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री क्या गरीब कल्याण योजना है ना, या अन्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, या जो फिर अन्न जिस तरह से दिया जाता है राष्ट्रीय पोषण मिशन में दिया जाता है ना, उन सारी चीजों में एआई का यूज किया जा सकता है। कैसे यूज किया जा सकता है, तो कई बार क्या देखा जाता है कि उस तरह से फिंगर जो होते हैं ना, आप क्या कह सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स कई बार मैच नहीं करते, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, जो ईंटे गारे वाले मतलब किस में रहते हैं, जो प्रवासी श्रमिक गारे वारे का काम करते हैं, उनका क्या होता है, उनके जो फिंगर टिप, जो मतलब आप क्या कह सकते हैं, फिंगरप्रिंट बेसिकली कह सकते हैं, अंगूठे का निशान, उंगलियों का निशान, ये सेम मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार जो राशन वाला होता है वो उनको राशन देने से मना कर देता है, अगर वो वहां पे अच्छे से काम करते हैं उसके बावजूद भी उन्हें राशन नहीं मिल पाता है, तो उस संदर्भ में उनको क्या किया जाए, अगर वहां पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो ना जो फेस रिकॉग्निशन या वॉइस रिकॉग्निशन की भी मदद ले सके, तो फेस रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन के माध्यम से ये तय किया जा सके कि ये व्यक्ति वही है, ठीक है, इसके फिंगरप्रिंट्स अभी नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो उसको उस तरह से अनाज मिल जाएगा, ठीक है, और अनाज मिल जाएगा, और केवल अनाज नहीं, सारी सुविधाओं में इसी तरह से आप क्या देखते हैं कि डिजिटल अवसंरचना उस तरह से तो डेवलप की है, लेकिन डिजिटल अवसंरचना के बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे डेटा उस तरह से नहीं सही रह पाते, मतलब कई बार नाम गलत हो जाता है ना, या उसका सेक्स गलत लिख जाता है उस डॉक्यूमेंट में, तो उसकी वजह से समस्या आ जाती है, तो जो लाभार्थी होता है उसको मना कर दिया जाता है। लेकिन अगर कल्याणकारी योजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस तरह से यूज करें, वॉइस रिकॉग्निशन का यूज करें, फेस रिकॉग्निशन का यूज करें, तो उन सब की वजह से क्या होगा, तो जो निर्धन व्यक्ति है उसको उसके अधिकार दिए जा सकेंगे, ठीक है, और ये केवल उसी स्तर पे नहीं है, ये राशन के स्तर पे नहीं है, ये मान लीजिए उसने आयुष्मान भारत लिया, आयुष्मान भारत में वो उस तरह से लाभार्थी आयुष्मान भारत का भी, वहां पे भी मान लीजिए उसके डेटा अगर गलत हैं तो स्वास्थ्य के हेल्थ के सेक्टर में उसको मदद मिल सकती है, हेल्थ के सेक्टर में भी एआई क्या कर सकता है, उसको बता सकता है कि ये वही व्यक्ति है ना, तो उन तरह से देखिए तो निर्धनता को कम करने में मदद करता है एआई, और किसानों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाता है। जैसे आप देखते हैं किसान गए वहां पे लेने, और उससे क्या हो गया, उसमें पता चला कि बीज या जो उर्वरक मिलने थे उसमें उसकी पहचान नहीं पूरी हो पा रही थी, तो वहां पे भी फेस रिकॉग्निशन ना, वॉइस रिकॉग्निशन
उन चीजों को देखा जा सकता है। ऐसे ही आप देखें तो दिव्यांगजनों के जीवन को भी इजी किया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 3-4 तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस तरह भारत में शासन में सुधार कर सकती है, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू देखें, चाहे डिफेंस के थ्रू देखें, चाहे सरकारी कार्यों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग के संदर्भ में देखें, या फिर कल्याणकारी योजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के संदर्भ में। तो इन सारी चीजों से क्या हो जाएगा, जो हमारा शासन है, जो हमारा प्रशासन है, वो बहुत उत्तरदायी रहेगा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अगर बेहतर तरीके से काम करेगी तो समाज का जो अंतिम व्यक्ति होगा उस तक उसका अधिकार सुनिश्चित किया जा सकेगा, या उस तक उसका अधिकार पहुंच पाएगा। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, चलिए देख लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, कौन कौन से कारक इसको और लोकप्रिय बना रहे हैं, मैंने बता दिया। किस तरह से मतलब मानव संसाधन कम होता जा रहा है, और मतलब आप क्या लागत आपकी बहुत ज़्यादा आती है डेटा वगैरह कलेक्ट करने में, प्रोसेस करने में ना, उन सारी चीज़ों के संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें इसे लोकप्रिय बना रही हैं, और ये किस प्रकार भारत के शासन व्यवस्था में सुधार कर सकता है, किस प्रकार से इंडिया का जो ये सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको दुरुस्त कर सकता है, और जो समाज के आखिरी पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको ये उसके अधिकार सुनिश्चित कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये चीजें भी इनका वर्णन करने की बात कही गई थी। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया कि पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को हमने पूरी तरह से समझ लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, और इसी दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको एग्रीकल्चर से कैसे जोड़ा जा सकता है ना, एग्रीकल्चर से इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये किस प्रकार बिहार और भारत की कृषि के लिए क्रांतिकारी हो सकती है। मतलब ये कथन दिया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार बिहार और भारत की कृषि के लिए एक रिवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत सरकार इसके विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है। मतलब यहां आपको यह बताना है कि एग्रीकल्चर तो अपनी जगह है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उस तरह से प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है नीति आयोग, क्या वो कुछ इस तरह से कार्यक्रम भी चला रहे हैं क्या। अगर वो ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं तो उस संदर्भ में चुनौतियां कौन सी विद्यमान हैं उसको भी स्पष्ट करने की जरूरत है, उसको भी क्लियर करने की जरूरत है। चैलेंजेस बताने हैं हमें यहाँ, एग्रीकल्चर में किस तरह से कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं, और भारत सरकार का जो थिंक टैंक है वो किस तरह से यहाँ पे चल रहा है। और अगर कुछ केस स्टडी हमारे पास हो, कुछ ऐसे पायलट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से, अगर वो हम बता सकें तो उससे हमारा आंसर और बेहतर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, शायद हमारे पास चीजें हैं उस तरह से। चलिए अब एग्रीकल्चर से इसको जोड़ के देखते हैं। तो कैसे, तो देखिए, कृषि के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ना, तो कृषि के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यही हमारा क्वेश्चन है ना। तो अनुमान क्या लगाया जाता है, अनुमान ये लगाया जाता है कि एआई और इससे संबद्ध कृषि सेवाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस तरह जुड़ी हुई जो कृषि सेवाएं हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज हैं, वर्ष 2020 तक 70 मिलियन भारतीय किसानों को प्रभावित कर सकती है। ये डेटा पिछले वर्ष का है। मतलब एआई और इससे जुड़ी हुई जो एग्रीकल्चर सर्विसेज हैं वो एक बहुत बड़ी आबादी को, 70 मिलियन आबादी को क्या करते हैं, 70 मिलियन भारतीय किसानों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी क्या होने जा रहा है, उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाने वाला है। और जब एग्रीकल्चर के सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा तो ना केवल उत्पादन बढ़ेगा, ना केवल उत्पादकता बढ़ेगी, ना केवल कृषि लाभकारी होगी, बल्कि किसानों की दोगुनी आय का भी जो आपका सपना है 2022 तक, वो भी क्या होगा, वो भी पूरा हो सकता है। तो इससे क्या होगा, जब 70 मिलियन भारतीय किसान को प्रभावित करेगा एआई और इससे संबद्ध कृषि सेवाएं, तो किसानों की आय 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी। तो किसानों की आय में कितनी वृद्धि होगी, 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की। ये नीति आयोग कहता है। ठीक है, नीति आयोग का डेटा ये कहता है
कि किसानों की आय में इतनी वृद्धि हो सकती है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप सोचिए क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बता देगा कि आपकी फसलें इस तरह से रहने वाली हैं, मौसम इस तरह से रहने वाला है, आपको इस तरह से चीजें कृषि करने की जरूरत है। ठीक है, तो उन सारी चीजों में किसानों की आय जो है वो जो बढ़ेगी, उससे क्या हो जाएगी, किसानों की दोगुनी आय को सुनिश्चित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा रोल होने वाला है। फिर देखिए अगला फैक्ट क्या है। अगला फैक्ट ये है कि वर्ष 2017 में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कृषि बाजार में हिस्सेदारी 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। आज से 3 साल पहले 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन ये आने वाले 8 वर्षों में मतलब 2025 तक 1.1 मतलब लगभग 4 गुना बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। तो आप सोचिए ये लगभग 4 गुना ग्रोथ कर जाएगी केवल 8 वर्षों में। 8 वर्षों में 4 गुना 4 टाइम्स ग्रोथ कर जाएगी। ये देखने की जरूरत है हमें, ये हमें समझने की जरूरत है कि आने वाले टाइम में कृषि बाजार में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करने वाला है। इंडिया में भी डोमिनेट करने वाला है और ग्लोबली भी डोमिनेट करने वाला है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। क्योंकि एग्रीकल्चर में आप देखेंगे ना तो फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फूड सिक्योरिटी अगर आपको सुनिश्चित करना है तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आने वाला समय उस तरह से आप देखेंगे ना तो बहुत सारे डेटा, बहुत सारे घटक ऐसे हैं जो कृषि को प्रभावित करने वाले हैं, जो जलवायु को प्रभावित करने वाले हैं, और वो सामान्य मानव नहीं समझ सकता। उसके लिए मशीन्स चाहिए, उसके लिए एल्गोरिथम्स चाहिए, और वो मशीन्स, वो एल्गोरिथम, वो सब क्या उपलब्ध करवाएगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमें उपलब्ध होगा। ठीक है, ऐसे इसको देखने की और समझने की जरूरत है। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को लिख लीजिएगा। ठीक है, इस डेटा को लिख लीजिएगा आप लोग। फिर आइए तीसरे पे, कृषि बाजार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वृद्धि को प्रेरित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्न हैं। कौन कौन से कारक हैं? तो कारक ये हैं, पहला कारक है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादन की मांग में वृद्धि। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, मैंने आपको बताया ना कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इससे इसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है, और उसमें वृद्धि करनी भी है और आगे भी कोशिश करनी है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस तरह से प्रभावित ना हो। मैंने आपको बताया था कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर किस तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और जलवायु परिवर्तन का अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो आपको ये भी देखना होगा कि उस प्रतिकूल प्रभाव को किस तरह से हम न्यूनतम रखें। ठीक है, और उस क्रम में आपको क्या करना है, उस क्रम में आपको ये देखना है कि जो पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से कृषि उत्पादन को भी आपको बढ़ाना है, और कृषि उत्पादन को बढ़ाने में आपकी मदद करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये देखना है। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने क्या समझा कि कृषि बाजार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वृद्धि को प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक क्या है, कि बढ़ती जनसंख्या के कारण किस प्रकार कृषि उत्पादन की मांग में लगातार इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि आबादी तो कम होने का नाम नहीं लेने वाली ना। और आपको करना क्या पड़ेगा, पॉजिटिव आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, पोषण बढ़ा देंगे खाद्य उत्पादों का। ठीक है, तो वो चीजें हैं। दूसरा देखिए, फसल उत्पादकता में सुधार के लिए ना, जो आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है इसमें सुधार के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली और नई उन्नत तकनीकों को अपनाना। मतलब अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है एक पर्टिकुलर एरिया में, आपको अपना जो प्रोडक्टिविटी एक पर्टिकुलर रीजन से, मान लीजिए इतने रीजन से आपको 100 किलो गेहूं आता है, तो इसमें प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाना चाहेंगे। आपको अगर अपनी किसानों को अपनी आय बढ़ानी है तो वहां पे ये चाहेंगे कि 150 किलो 150 केजी हमें इस पर्टिकुलर लैंड से गेहूं मिल जाए। तो यहाँ पे सूचना प्रबंधन प्रणाली और नई उन्नत तकनीकें, और उन सारे में कौन मदद करने वाला है, आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या करेगी, उसके पास बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, वो सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से वो क्या करेगी। आपने पढ़ा था ना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में कि ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच सकती है, और इंसानों की तरह नहीं, इंसानों से बेहतर सोच सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें होंगी उसमें रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वहां पे तार्किकता बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वहां पे लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इंसान कई बार क्या होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, लेकिन मशीनें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होती हैं।
ठीक है, तो वो उस तरह से देखने की जरूरत है। फसल उत्पादकता में भी सुधार आ जाएगा। फिर देखिए, डीप लर्निंग तकनीक को लागू करके फसल उत्पादकता को बढ़ाना। डीप लर्निंग तकनीक मतलब ऐसी तकनीकें जहां पे आप बहुत गहराई में जाके विश्लेषण करें, जहां पे आपके पास बहुत सारे उस तरह से डेटा हो, और आपको पता है कि जिस तरह से इंटरनेट का दौर है, जिस तरह से सारी चीजें एक हो चुकी हैं, तो आप देखेंगे तो कहीं का जो डेटा होगा, कहीं के जो आउटकम्स होंगे, कहीं के जो इनपुट आउटकम रेशियो होगा, और वहां पे जो चीजें चली हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे शेयर भी करेगा ना। तो इस तरह से बहुत सारे क्या कह सकते हैं, सैंपल साइज हमारे पास होंगे, और उनको भी वो देख के क्या बता सकता है, डीप लर्निंग करके उनको बता सकता है कि फसल उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनको भी देखने की जरूरत है। फिर देखिए, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए ना, जो एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज हैं, इनको अपनाने के लिए विश्व भर में सरकारों द्वारा आरंभ की गई कई पहलें, कई सरकारी मतलब कई सरकारें हैं जो ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैं, कई विश्व के देश ऐसे हैं जिन्होंने कई इस तरह की तकनीकें अपनाई हैं। कि किस तरह से तकनीकें अपनाई हैं, आर्टिफिशियल को ध्यान में रख के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रख के, केंद्र में रख के आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया है। और उसका रीजन क्या है, वही उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाना, पोषण मान बढ़ाना, और किसानी को जुआ न साबित हो जाना ना, किसानी ऐसा ना साबित हो जाए कि किसानी कोई करना ना चाहे, तो किसानों का प्रोत्साहन भी बना रहे। इस संदर्भ में भारत की सरकार और विश्व की सरकारों ने भी कई इस तरह की पहले की है। भारत की सरकार ने तो अभी इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं यूज किया है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस कोरोना के दौर में भी चाइना वगैरह की गवर्नमेंट ने क्या किया है, कितने अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके वायरस के प्रसार को रोका था ना। एक पूरा न्यूज़पेपर में आर्टिकल था हिंदू में, वो मैंने डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ उसका एसेंस। फिर देखिए, विशेष क्या है, तो भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और मौसम प्रौद्योगिकी समाधान का उपयोग करने के लिए एक पायलट अध्ययन करने के लिए आईबीएम इंडिया के साथ क्या किया गया है, समझौता किया गया है। मतलब भारत सरकार ने एआई और मौसम प्रौद्योगिकी समाधान, इन दोनों का यूज करेगा और एक पायलट अध्ययन करेगा, किसके माध्यम से, आईबीएम इंडिया। ये बेसिकली एक आईटी फर्म है आपकी, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको पता है वो आईटी फर्म ही आपको दे सकता है। और इस तरह से एक पायलट अध्ययन होगा, एक पायलट स्टडी होगी, उस तरह से केस स्टडी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से ये पता चलेगा कि कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कितना ज्यादा उपयोग किया जा सकता है और कितना लाभकारी रह सकता है। और यहाँ पे मौसम प्रौद्योगिकी समाधान भी एक हितधारक है, एक स्टेक होल्डर है, उस तरह से देखने की जरूरत है। अब बात करें, जैसे मैंने बोला था आपको कि इंडिया में कुछ चीजें हुई हैं क्या, तो इंडिया में चीजें हुई हैं, पिछली वर्ष ही हुई हैं। क्या चीजें हुई हैं उसको आप देखिए। तो इसी के अंतर्गत एक पायलट अध्ययन हुआ था, कहां पर, एमपी में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। ये तीनों स्टेट, सबसे बड़ी बात, कृषि के लिहाज से बहुत विकसित हैं। तीनों स्टेट, एमपी भी उस तरह से बहुत अच्छा है उत्पादन उत्पादकता में, गुजरात भी और महाराष्ट्र भी। ठीक है, ये तीनों स्टेट, एमपी आप देखेंगे दलहन और तिलहन इत्यादि का बड़ा बढ़िया सा उत्पादक है। गुजरात भी उस तरह से कृषि को बहुत मॉडर्नाइज कर चुका है, महाराष्ट्र भी है उस तरह से। तो इनके कुछ कुछ जिले चुने गए थे, जैसे एमपी का भोपाल चुना गया था, गुजरात का राजकोट चुना गया था और महाराष्ट्र का नांदेड़ चुना गया था। यहाँ पे वर्ष 2019 की, मतलब पिछले वर्ष की जो खरीफ फसल अवधि में ये किया जाएगा ना, ये प्रस्तावित है। ये पायलट अध्ययन इस तरह से किया जाएगा कि फसल उत्पादन और उत्पादकता पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए, जिसके अंतर्गत क्या, किसानों को बेहतर उत्पादन और उत्पादकता के लिए ना, किसानों को एक बेहतर उत्पादन और उत्पादकता के लिए जल प्रबंधन और फसल प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने में सहायता करने ना। मतलब अगर किसानों को एक अच्छा प्रोडक्शन करना है, अच्छी प्रोडक्टिविटी करनी है, तो किस तरह से वाटर मैनेजमेंट हो, किस तरह से क्रॉप मैनेजमेंट हो, इन दोनों के बारे में निर्णय लेने में सहायता करना। और क्या करना है, ग्रामीण और कृषि स्तर पर बिना किसी शुल्क के ना, ग्रामीण और कृषि स्तर पर कोई फीस उनको ना देनी पड़े और उनको मौसम का पूर्वानुमान मिले, मृदा की आर्द्रता की जानकारी मिले, मतलब मृदा कितनी आर्द्र है उसकी जानकारी मिले। और ये जानकारी प्रदान करने के लिए एआई और मौसम तकनीक के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में आईबीएम समाधान प्रदान करेगा। मतलब आप सोचिए क्या करने वाला है आईबीएम इंडिया।
IBM इंडिया ये करने वाला है इन 3 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, इन 3 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में खरीफ की फसल के दौरान किसानों के बेहतर उत्पादन और उत्पादकता को सुनिश्चित करेगा। और किस माध्यम से सुनिश्चित करेगा? जल प्रबंधन और फसल प्रबंधन के माध्यम से। और इसके बारे में निर्णय लेने की मदद करेगा, मतलब जो किसान हैं इसके बारे में निर्णय लेके उनकी मदद करा जाएगा किसानों की, और मौसम का पूर्वानुमान उनको बताया जाएगा। इसी क्रम में मृदा की आर्द्रता की जानकारी भी दी जाएगी। और ये सब कौन करेगा? IBM इंडिया उस तरह से करेगा। तो आप देखिए, तो कृषि को लेके जो मतलब आप कहें तो कृषि के जो अग्रणी राज्य हैं, कृषि उत्पादन के अग्रणी राज्य हैं, वो उस तरह से AI पहलों को लेके उस तरह से काम कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से भी देखने की जरूरत है, ठीक है। और जब बिहार के संदर्भ में ये चीजें पूछी जाए या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो एग्रीकल्चर में भी आप इसको कोट कर सकते हैं, ये केस स्टडी कोट कर सकते हैं, ये आप कोट कर सकते हैं IBM इंडिया जिस तरह से एक पायलट अध्ययन चला रहा है, एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है। अब यहां पे पूछा है, जहां पे आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, भारत सरकार इसके विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है, कार्यक्रम अभी हम आगे देख लेंगे। और चुनौतियां कौन कौन सी विद्यमान है, तो चलिए देखते हैं। या पहले एक काम करते हैं, पहले ना हम लोग कार्यक्रम ही देख लेते हैं। चलिए पहले कार्यक्रम देखते हैं, फिर चुनौतियां देखेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उठाए गए कदम क्या हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब NICs जो होते हैं ना, NIC जो होते हैं, इनके द्वारा स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक नए प्रगतिशील समाधान के लिए ये बेहतर मंच है, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? केंद्र और राज्य स्तर पर NIC की परियोजनाओं के लिए समाधानों का परीक्षण और विकास किया जा सकता है, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाधानों का परीक्षण किया जाएगा और विकास किया जाएगा। फिर आप देखिए, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, ये मिशन चलाया गया है। क्या? नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन एक अंतर मंत्रालयी नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का भी प्रस्ताव करता है, कि मतलब मंत्रालय के अंतर्गत ही एक इस तरह से मिशन चलाया जाए, और इसके लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो बजट भी इसके लिए क्या कर दिया गया है? बजट भी उस तरह से आवंटित कर दिया गया है, बजट भी आवंटित कर दिया गया है। और NIC को वो जिम्मा सौंप दिया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में आप काम करिए और इसको मिशन मोड तरीके से लागू करिए, ठीक है। और 5 वर्षों के लिए कितना? 1200 करोड़ रुपए का। फिर देखिए प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इस मिशन की। इस मिशन की प्रमुख विशेषताएं आप देखेंगे तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको जोड़ने की बात है। अगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको जोड़ने की बात करें तो यहां पे देखिए, तो अकादमिक सेवा उद्योग, एकेडमिक्स वाले, उत्पाद उद्योग, जिस तरह से प्रोडक्ट्स वगैरह की इंडस्ट्रीज चलती हैं, स्टार्टअप्स और सरकारी मंत्रालयों के बीच क्या करना है? एक बेहतर समन्वय बनाना है। ये जो 4 स्टेक होल्डर हैं ना, ये एकेडमिक्स वाले, उत्पाद उद्योग वाले, स्टार्टअप वाले और सरकारी मंत्रालयों के बीच क्या करना है? साझेदारी नेटवर्क की स्थापना के लिए वित्त प्रदान करना है ना। जो साझेदारी नेटवर्क है उसके लिए आपको करना क्या है? वित्त प्रदान करना है। और देखिए, तो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज फंड, ये क्या है? नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज फंड की स्थापना करने की बात है और उसे गवर्न करने की भी बात करता है ये मिशन। मतलब आप एक तरह से एक अलग से फंड बनाएंगे जहां पे नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी समस्याएं आएंगी ना, वित्त की समस्या आएगी और भी समस्या आएंगी, उन वित्त की समस्या को, फिनांसिंग की समस्या को एड्रेस किया जाएगा इस फंड के माध्यम से, और ये गवर्न भी करेगा, ठीक है। चलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यात्रा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक लंबी जर्नी रही है। लंबी जर्नी कैसे रही है? तो आप देखेंगे ना, तो 1955 में जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल शब्द को उस तरह से कोट किया था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस तरह से इन्होंने कोट किया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो एक यात्रा रही है, लंबी जर्नी थी,
और 1955 से ही चली आ रही है। मतलब संकल्पना के तौर पे ये 1955 से ही चली आ रही थी, ठीक है। और 1955 से चले आने के क्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की लंबी एक जर्नी रही है। इस जर्नी के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जागरूकता में वृद्धि करना, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बारे में आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको जागरूकता में वृद्धि करना है। मतलब लोगों को उस तरह से पॉपुलर बनाना है, लोगों के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या करना है, उनके प्रति एक जागरूकता रहे, उनके मन में एक जिज्ञासा का भाव रहे ना। जो हम पढ़ते हैं ना मूल कर्तव्य आपके, तो मूल कर्तव्य में क्या कहा जाता है कि आपका यह भी कर्तव्य है कि वैज्ञानिक वृत्ति का विकास हो। तो वो जो वैज्ञानिक वृत्ति है उसको भी देखने की जरूरत है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से। तो ये काम क्या करेगा, इस मिशन का ये काम है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक सकारात्मक माहौल बने, लोगों में जागरूकता हो। और देखें तो राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के बीच समन्वय करना, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस की जो परियोजनाएं हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो किसके तहत, वो भी काम किसका है, इस मिशन का है। जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की परियोजनाएं चल रही हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन सब के बीच एक बेहतर समन्वय बनाना। चलिए, इसी के अंतर्गत बेहतर जो समन्वय बनेगा तो PPP मॉडल और स्टार्टअप, इन दोनों के माध्यम से ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और स्टार्टअप के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पादों और प्रौद्योगिकी के विकास और व्यवसायीकरण में तीव्रता लाना। मतलब PPP मॉडल उस तरह से सार्वजनिक निजी भागीदारी हो, स्टार्टअप्स उस तरह से जुड़े, और एग्रीकल्चर आप देखेंगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उससे जुड़े हुए जो उत्पाद हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनका उस तरह से क्या किया जाए, व्यवसायीकरण किया जाए ना। उनको उनके मार्केट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्पाद जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो ध्यान में रखते हैं ना, ऐसे उत्पादों को, ऐसी प्रौद्योगिकी के विकास को और उनके व्यवसायीकरण को तीव्रता प्रदान की जाए ताकि जीडीपी में उनका योगदान बढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जीडीपी में योगदान बढ़े और जीडीपी उस तरह से ग्रो करे, रोजगार सृजन हो, वो सारी चीजें हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल कौन सा दूंगा, एग्जांपल ये दूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कोरोना ही है, मान लीजिए अभी कोरोना है, तो कोरोना में आप क्या देख रहे हैं कि एक जो लेजर बीम है वो लेजर डाला जा रहा है आपके माथे पे ना, या जिन लोगों को चेक किया जा रहा है, तो जिनको थोड़ा सा भी फीवर है वो आइडेंटिफाई कर ले रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही एक तरह से आप कह सकते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये बताया है, आमतौर पे एक धारणा ये बनी है, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन सामान्य स्थितियों में जब तक इस वायरस ने बहुत म्यूटेट नहीं किया था, और आज भी कई कंडीशंस में ये देखा ही जाता है कि जिसको भी उस तरह से कोरोना है उसको फीवर होता ही है, ठीक है, उसको उस तरह से फीवर होता है, वो अनवेल फील करता है, खुद को अच्छा नहीं फील करता है। तो अगर ऐसे कोई उत्पाद बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जल्दी से कोरोना के लोगों को या कोरोना संभावित जो रोगी हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें, तो क्या होगा, ये बहुत अच्छी बात होगी। तो इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, बहुत सारे डेटास को एक साथ लेके प्रोसेस करता है और एक कंक्लूजन पे निकलता है कि इस तरह के अगर सिम्टम्स आए तो इसको कोरोना समझा जाना चाहिए, या कोरोना के अंतर्गत इसका चेकिंग की जानी चाहिए, वो सारी चीजें। तो ऐसे उत्पादों का, ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास करना है और व्यवसायीकरण करना है ना, व्यवसायीकरण में भी तीव्रता लाना है। इसके अलावा देखें तो इस मिशन के और क्या क्या उपयोग हैं, तो इस मिशन की विशेषताएं ये हैं कि अंतर विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना। मतलब जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है ना, मतलब एक विषय दूसरे विषय से जुड़ जाए, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य किससे जुड़ जा रहा है, स्वास्थ्य जा रहा है, मानव स्वास्थ्य जुड़ जा रहा है महामारी से ना, व्यक्ति के परिवार से जुड़ जा रहा है, तो वो सारी चीजें कैसे उसको देखना है। तो ऐसे अंतर विषयक अनुसंधान, एक विषय दूसरे विषय से कैसे जुड़ रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना करना इस मिशन का उद्देश्य है। फिर देखिए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो उत्पाद हैं ना, जो क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रख के जो उत्पाद बने हैं इनका प्रमाणीकरण भी करना ना, कि ऐसा नहीं कि कोई बेकार का उत्पाद हो, उनका प्रमाणीकरण करना है, उनका सत्यापन करना है
और इनके लिए एक जेनेरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेस्ट बेड को स्थापित करना है ना, एक जेनेरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेस्ट बेड को, मतलब जो ये बता सके, एक इस तरीके का टेस्ट हो जो ये बता सके कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो ये उत्पाद है इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है वो कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो अपने स्तर पे भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जो उत्पाद है उनके प्रमाणीकरण और सत्यापन को भी चेक कर सके। फिर देखिए एक अंतर अनुशासनिक और समर्पित वृहद डाटा एकीकरण केंद्र को भी क्या करना है, वित्त पोषित करना है ना। जो एक बड़े लेवल पे डेटा आप इंटीग्रेशन कह सकते हैं उसको भी क्या करना है, वित्त पोषित करना है, और बड़े लेवल पे जो डेटा आ रहा है उसको उस तरह से क्या करना है, संसाधित भी करने की जरूरत है, प्रोसेस भी करने की जरूरत है। यहां पे देखें आप तो भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमने बताया आपको कि किस तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में देश काम कर रहे हैं, तो भारत का भी जो थिंक टैंक है नीति आयोग, इसके द्वारा प्रस्तावित एक द्विस्तरीय अनुसंधान संरचना है ना, 2 स्तर की अनुसंधान संरचना क्या है, एक तो सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस ना, जिसको आप कोर कहते हैं, सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस, ये विद्यमान जो मूलभूत या कोर अनुसंधान की बेहतर समझ विकसित करने ना और नए ज्ञान के सृजन के साथ प्रौद्योगिकी की सीमाओं का विस्तार करने पर केंद्रित है। मतलब सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस, यहां पे जो मूलभूत अनुसंधान है इसकी बेहतर समझ होगी, और इस मूलभूत अनुसंधान की बेहतर समझ के माध्यम से नए ज्ञान के माध्यम से आप क्या देखेंगे, प्रौद्योगिकी की सीमाओं का उस तरह से विस्तार होगा ना, और उस पर पूरा ध्यान रहेगा। तो ये पहली संरचना है ना, पहली अनुसंधान संरचना है पहले स्तर की। दूसरे स्तर की अनुसंधान संरचना में देखेंगे तो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ICTAI, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान ना, अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान के विकास और प्रसार के लिए क्या है, अधिदेशित है ना, अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान के विकास और प्रसार के लिए अधिदेशित है, और निजी क्षेत्र की सहभागिता को इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रमुख आयाम माना जाता है। तो इसको बस 2 शब्द समझिए, एक तो अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान के विकास और प्रसार में इसका काम है, और दूसरा निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए, इसको इस तरह से भी समझने की जरूरत है। ठीक है, अन्य देखें तो अन्य जो काम है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, तो देखिए जो आकांक्षी जिले हैं, जो डेल्टा रैंकिंग निकलती है उनका, तो उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्या किया जाता है, उपयोग करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर या परिशुद्ध कृषि विकसित करने के लिए नीति आयोग और IBM के बीच क्या हुआ है, एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमने देखा था IBM इंडिया उस तरह से कार्यरत थी ही, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो IBM इंडिया और नीति आयोग ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है कि किस तरह से परिशुद्ध कृषि को विकसित किया जाए। फिर देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटाई और उपज के आकलन के लिए पायलट आधार पे भी क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना आरंभ किया गया है। इसको ऐसे भी देखने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। जब मैं आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ा रहा था, उसके अनुभव पढ़ा रहा था, तो आपने देखा होगा वहां मैंने बताया था कि ड्रोन्स वगैरह का यूज करके क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो फसल कितनी बर्बाद हुई है उसका सही आकलन किया जाएगा। तो वो जो ड्रोन्स के माध्यम से मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि किस तरह से ड्रोन्स को यूज किया जाएगा, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा कि वहां पे वास्तव में कितनी फसल खराब हुई है इसका आकलन किया जा सके, और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से किसानों को जो मुआवजा होगा वो तुरंत 25% तो 1 हफ्ते के अंदर ना, और उसके बाद वो आने वाले 3-4 हफ्तों के अंदर उनको पूरे फसल का मुआवजा मिल सके, जिससे उनकी कृषि लाभकारी हो और वो अपनी अगली फसल को बो सकें, अगली फसल की बुआई कर सकें, उसको देखने की जरूरत है। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा कृषि और स्वास्थ्य सेवा को स्मार्ट बनाने के लिए किस किस सेवा को, एक तो एग्रीकल्चर को और दूसरा हेल्थ को, इन दोनों को स्मार्ट बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेंसर्स का भी उपयोग किया जा रहा है। मतलब
स्वास्थ्य सेवा में मैंने बताया ना किस तरह से सेंसर्स का यूज करके, जैसे कई बार देखा क्या जाता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि मान लीजिए कैंसर के 2-4 पेशेंट्स को उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू देखा गया, या वो मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे थे, वो सेंसर्स लगे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये सिम्टम देखा गया कि जिनमें इस तरह के सिम्टम्स आते हैं उनको इन फ्यूचर कैंसर हो जाता है। तो उसमें क्या करेगा, जब ऐसे कोई सेंसर्स मतलब बताएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देगा कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स आए थे और इस अमुक व्यक्ति को 3 साल के अंदर कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो अर्ली स्टेज में क्या किया जाएगा, अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाएगा कैंसर को और उसका ट्रीटमेंट थोड़ा आसान होगा, लेटर स्टेज के लिए नहीं रहेगा वो। तो वहां पे क्या करना है, तो स्वास्थ्य सेवा क्या हो जाएगी, स्मार्ट हो जाएगी। और कृषि को भी उस तरह से आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेंसर्स हैं उनको यूज किया जाएगा, तो कृषि भी क्या हो जाएगी, कृषि भी उस तरह से बेहतर हो जाएगी। तो आईबीएम तो काम कर ही रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। फिर देखिए तो एआई के कुछ और अनुप्रयोग हैं, जैसे आप देखेंगे तो पूंजी और श्रम की जो भौतिक सीमाएं हैं इनको समाप्त कर देता है ना। हमने बताया आपको किस तरह से मशीन्स को एक बार आपको इंस्टॉल कर देना है और पूंजी और श्रम की भौतिक सीमाओं से आप मुक्त हो जाएंगे, बार बार आपको नहीं देना है, उनको सैलरी नहीं देनी है ना, और बार बार उस तरह से उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने स्तर पे बहुत सारे डेटा को रख सकता है, संसाधित कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। फिर देखिए मूल्यों और विकास के नए स्रोतों को उपलब्ध कराने की क्षमता है ना, वो चीजें भी आप देख सकते हैं। और विकास की जो प्रक्रिया है उसको तीव्रता प्रदान करने की भी क्षमता किसमें है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। तो वो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से इंटेलिजेंट ऑटोमेशन ना, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन मतलब जटिल भौतिक वैश्विक कार्यों को स्वचालित करने की क्षमता। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो कार वगैरह चलती हैं, जो महंगी कार होती हैं वो ऑटोमेटिक चलती हैं, तो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन होगा, उनको पता है कि हमसे कितनी दूर पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है और पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है, उनको सब पता होता है। उसी आधार पे वो अपनी स्पीड कम करती हैं, गियर चेंज करती हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल बैठ के रहना है, बैठे रहना है। उदाहरण स्वरूप क्या देखा गया है, अच्छा देखिए हेल्थ से भी जुड़ा हुआ आपको एक उदाहरण आ गया, ये कि गूगल न्यूरल नेटवर्क, ये बेसिकली एक नेटवर्क है जहां पे एआई को उस तरह से यूज किया जा सकता है। यहां पे देखा गया है कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ना, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनकी तुलना में प्रायः कैंसर के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले त्वचा के भावों की अधिक सटीकता से पहचान की गई है। मतलब आप देखेंगे ना तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो जो स्किन कैंसर की चीजें बताते हैं ना, उसकी ज्यादा सटीकता से कौन बता देता है, सिम्टम्स देख के, त्वचा के भागों को देख के उस तरह से जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनसे ज्यादा सटीकता से बता देता है गूगल न्यूरल नेटवर्क। तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि अगर एआई पे हम भरोसा और रखें, सैंपल साइज हमारा और बड़ा होता गया, तो डायग्नोसिस वगैरह का काम जिसमें कई बार लंबी लंबी लाइन लगती है, उसमें क्या होगा, उसमें एआई में जो मशीन्स होंगी वो उस तरह से एक व्यक्ति वहां पे बैठा रहेगा, कोई सहायक, और वो उस तरह से सारी चीजें कर देगा, डायग्नोसिस सारा आ जाएगा और उस तरह से चीजें ईजी हो जाएंगी। जो स्वास्थ्य होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा और डायग्नोसिस में किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी। और डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है देश में भी विश्व में भी, तो उनसे भी उस तरह से निजात पाया जा सकता है अगर एआई के अनुप्रयोग पर आधारित उस तरह से चिकित्सा उपकरण विकसित किए जाते हैं। तो चलिए फिर देखिए, तो नवाचार का प्रसार होता है, इनोवेशन का प्रसार होता है और अर्थव्यवस्था के माध्यम से नवाचारों को प्रेरित भी किया जाता है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि इनोवेशन आएगा, हमने बताया किस तरह से मशीन्स डेवलप होंगी, वो सारी चीजें। और यहाँ पे देखें तो जो मैंने आपको बताया था कि चीन ने क्या किया था, तो चीन में जब कोरोना फैला था उस तरह से ना, कोविड-19 जब वहां पे फैला था, तो उस कोविड-19 की स्थिति में जब उसने अनलॉक किया था अपनी इकोनॉमी को, तो वहां पे पब्लिक प्लेसेस पे लोग आना जाना स्टार्ट हुए थे, मास्क वगैरह तो लगा ही रहे थे, पर कई लोगों को फीवर की शिकायत थी। तो आमतौर पे आदमी बचना चाहता है ना कि हम घर में रह के ठीक हो जाएंगे या हमें कोरोना नहीं है, वो चीजें हैं। तो व्यक्ति कई बार क्या करता है, वो बाहर निकला, तो वो पब्लिक प्लेस पे जब आया तो वहां पे कई सारे ऐसे सेंसर्स थे, कई जगह पे गलियों में, सड़कों पर ना, या पब्लिक प्लेसेस में, मॉल्स वगैरह में इस तरह से सेंसर्स लगाए गए थे जिन्होंने क्या पकड़ लिया था, ये पकड़ लिया था कि इस व्यक्ति के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, इस व्यक्ति के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है मतलब इसे बुखार है, ठीक है, और इसे बुखार है तो
ये क्या हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है कि इसको कोरोना हो सकता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का फेशियल रिकॉग्निशन उस तरह से ले लेते हैं ना, चेहरे को पहचान लेते हैं, और वो सारी चीजें क्या होती है, डेटा में चली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस आदमी की चेकिंग, उस आदमी का डायग्नोज, उस आदमी की कोरोना टेस्टिंग, वो सब इजी हो गई थी। और इसकी वजह से वहां पे क्या हुआ था, ऐसी आपदाओं के संदर्भ में बहुत बेहतरीन तरीके से निपट पाया था चाइना। चाइना आप देखेंगे ना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत ज्यादा जागरूक है। चलिए, ये हमारा वो पोर्शन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिकली इस पोर्शन की, मतलब भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियां, चैलेंजेस क्या क्या हैं भारत में। तो जो पहला चैलेंज तो यही है, प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी। ये तो हमारे यहाँ सभी में कमी है, मतलब आप राष्ट्रीय सौर मिशन ले लीजिए ना, सोलर मिशन ले लीजिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ले लीजिए, जो भी देखिए, तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत स्किल्ड नहीं है। तो प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है हमारे पास, जिसके अंतर्गत क्या होता है, केवल 4% भारतीय कृत्रिम बुद्धि पेशेवरों को डीप लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त, मतलब केवल 4% ही जो प्रोफेशनल्स हैं वो उस तरह से उनको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डीप लर्निंग के बारे में। तो ये एक समस्या है, ये बड़ी समस्या है, इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। नहीं तो आप एआई के स्पेशलिस्ट बाहर से थोड़ी लेके आएंगे, वो आपके लिए अच्छा भी नहीं रहेगा। तो ऐसे कोर्सेज चलाने की जरूरत है। तो आप देखेंगे आईआईटी हैदराबाद वगैरह भी उस तरह से बीटेक के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला रही है, और आईआईटीज को उस तरह से निबिल्ड करने की जरूरत है। एनआईसीज जो एनआईटीज हैं उनको चलाने की जरूरत है। तो आर्टिफिशियल के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो भविष्य का विज्ञान है उसके क्षेत्र में हमें उस तरह से जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और वही उसी से अगला पॉइंट हमारा आता है, जागरूकता की कमी। तो आप देखिए, तो अभी भी विश्व के जो अधिकांश भाग है वहां पे खेतों में जो फार्मिंग की जाती है, कृषि की जाती है, उनमें उच्च तकनीक मशीन लर्निंग समाधान के बारे में क्या है, जानकारी का अभाव है। मतलब वो पारंपरिक तरीके से ही कृषि करते रहते हैं, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी जो मशीन्स होती हैं उस आधार पे अगर उनको देखा जाए तो वो उस तरह से खेती नहीं करते हैं। तो जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि उनको बहुत अच्छे स्तर की तकनीक के माध्यम से उनको इनेबल्ड किया जाए और उनको कृषि करने का तरीका सिखाया जाए। ये दूसरी चुनौती है। तीसरी चुनौती डेटा से संबंधित मुद्दे। डेटा, आपको पता है डेटा की निजता से संबंधित कई मुद्दे उठते रहते हैं। तो उसी संदर्भ में देखिए, तो एक तो मानकों की कमी है ना, स्टैंडर्ड्स की कमी है, डेटा उपयोग और स्वामित्व, इन दोनों के संबंध में। आप देखिए आरोग्य सेतु के बारे में भी क्या उठा था कि डेटा की निजता नहीं है, वो सारी चीजें हैं ना। तो यहाँ पे डेटा से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, डेटा का उपयोग कौन करेगा, डेटा का स्वामित्व किसके पास होगा, वो सारी चीजें, और इसके संबंध में निम्न पारदर्शिता ना, लो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्योंकि डेटा के लिए उस तरह से नियम कानून नहीं है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद तो और समस्याएं आने लगेंगी। तो आपको डेटा के स्तर पे नियम कानून बनाने की जरूरत है, और डेटा संग्रहित करने और साझा करने की कठिनाई ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। डेटा आप कलेक्ट करेंगे उस तरह से और उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो ऐसी कठिनाई आ जाएगी क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आपके पास बहुत निचले स्तर की है, निम्न स्तर की ट्रांसपेरेंसी है। तो जहां कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, एल्गोरिथम डेवलपर्स को अभी भी डेटा की अधिक आवश्यकता है। मतलब आप देखिए, जैसे आप मानसून के बारे में ही पढ़ते हैं, तो मानसून के बारे में कई सारे ऐसे घटक हैं जिनके बारे में आपको पता है, मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, लेकिन कई सारे कारक या घटक ऐसे हैं जिनके बारे में आज भी आपको जानकारी नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको जानकारी होगी कि मानसून को ये भी कारक प्रभावित करते थे, मानसून को ये कारक भी प्रभावित करते थे। तो जो एल्गोरिथम है उसके संदर्भ में, जो कृषि में एल्गोरिदम, बेसिकली कृषि को मानसून से जोड़ के देखने की जरूरत है। तो उन एल्गोरिदम्स को जो डेवलप किया जा रहा है उसमें डेटा अभी उस तरह से पर्याप्त नहीं है, या अगर जितने कम डेटा होंगे, जितने कम फैक्टर्स होंगे, उतना ही जो डेटा आएगा वो पारदर्शी, या आप क्या कह सकते हैं, उतना ही ऑथेंटिक नहीं होगा, उसकी जो प्रभाविता होती है वो कम होती जाती है। इसीलिए तो आपने सुना ना, जब भारत में सुपर कंप्यूटर्स उस तरह से आ गए हैं, तो अब देखिए यहाँ के जो वैज्ञानिक बताते हैं कि मानसून कैसा रहेगा, तो आमतौर पर ऐसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स में आप देखेंगे एल्गोरिथम्स बहुत तेजी से सॉल्व होते हैं और बहुत सारे डेटा डाले जा सकते हैं।
उन चीजों को भी देखने की जरूरत है। चुनौतियों के संदर्भ में अगला है वित्त पोषण का अभाव। आपको पता है कि जो संचालित समाधान विकसित करने के लिए वित्त पोषण की चुनौती एक बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती केवल भारत के समक्ष नहीं है, सारी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान है ना। तो चीन के पास पैसा है, यूरोप के पास पैसा है, या यूएसए के पास पैसा है, तो वो पैसे लगा सकते हैं। लेकिन भारत जैसी इकॉनमी के पास, जहां गरीबी, भूखमरी, ये सारी समस्याएं हैं, वहां फिनांसिंग की समस्या बड़ी हो जाती है कि पैसा लगाएगा कौन। तो हमने बात किया, इसमें कौन लगाएगा, ट्रिपल पी के तहत हम बात कर रहे हैं ना। और ऐसे जो उत्पाद हैं, अगर इनका बड़ा मार्केट होगा इंडिया में कहीं ना कहीं, और इनसे अगर फायदा होगा, तो कोई भी निजी कंपनी यहाँ पे आना चाहेगी, निवेश करना चाहेगी, तो वित्त पोषण की समस्या का उस तरह से भी समाधान निकल सकता है। फिर देखिए समर्थकारी अवसंरचना का अभाव, मतलब जो उस तरह से समर्थन दे, जो अवसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका भी अभाव है। तो आप देखें तो भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित समाधान जो है, इसके सफल और सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन के लिए अवसंरचना संबंधी पूर्व आवश्यकताएं अभी तक विकसित नहीं हुई। मतलब जो इंफ्रा है उस तरह से अभी डेवलप नहीं है, हमारे पास डेटा उस तरह से हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमारे पास उस तरह से एजेंसीज नहीं है जो उस तरह से चीजें कर पाए। तो कई स्तर पे आप देखेंगे ना, तो जो एआई आने के पहले जो चीजें होंगी ना, मतलब एआई उत्पाद आ जाएंगे मार्केट में, वो सारी चीजें, और उससे पहले की जो तैयारी है वो भी हमें करने की जरूरत है, अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। तो ऐसी समर्थकारी अवसंरचना का भी हमें दुरुस्त करने की जरूरत है, और ये जो पूर्व आवश्यकताएं हैं उनको भी विकसित करने की जरूरत है। फिर देखिए गोपनीयता और सुरक्षा की बात जो आ ही जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी आईटी आ रहा है, उस तरह से डेटा आ रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या है कि एकत्रित और उपयोग किए गए डेटा, मान लीजिए आपसे, आपके परिवार से जो एकत्रित किया गया डेटा, और जो दूसरे व्यक्ति के पास से डेटा इकट्ठा किया गया है, तो इसकी गोपनीयता कितनी रह जाएगी, ये कॉन्फिडेंशियल कितना रह जाएगा, और इसकी सुरक्षा कितनी रह जाएगी, ये एक बड़ी चिंता का विषय बना है ना। और बड़ी चिंता का विषय रहेगा क्योंकि डेटा का उस तरह से मिसयूज होता है। इसी के लिए आपने सुना होगा कि 59 जो चाइनीज ऐप हैं उनको क्या कर दिया गया, इसी डेटा का मिसयूज ना कर सकें वो चाइनीज ऐप, और हमारी देश की जनता के समक्ष डेटा की असुरक्षा का खतरा ना उत्पन्न हो जाए कि डेटा हमारा असुरक्षित है, इसीलिए वो चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया। तो देखिए ये क्या करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दायरे को सीमित करता है, या उसको प्रश्नांकित कर देता है, प्रश्न चिन्ह लगा देता है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी गंभीर प्रभाव उत्पन्न कर सकती है ना। आपका डेटा अगर उस तरह से लीक हो जाता है तो आप इस तरह से ओपन होकर बोल नहीं सकते, लोगों को आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी ना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी गंभीर प्रभाव डालता है, क्योंकि यह उन विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि किस प्रकार व्यक्ति ऑनलाइन सूचनाओं को प्राप्त करता है। तो ये गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको भी आपको देखने की जरूरत है। फिर देखें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेसिकली विशेषज्ञता, जनशक्ति और कौशल अवसरों की उपलब्धता भी यहाँ पर पर्याप्त नहीं है उस तरह से ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में यहाँ पे विशेषज्ञता भी नहीं है, चुनौती जो सबसे बड़ी बात, जनशक्ति भी नहीं है, और कौशल अवसरों की उपलब्धता अपर्याप्त इसे पढ़िएगा, ये पर्याप्त नहीं अपर्याप्त है, इनसफिशियंट है। स्पेशलिस्ट हमारे पास उस तरह से नहीं है, स्किल्ड लोगों के लिए, जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए भी उस तरह से अवसर नहीं है, और सामान्य अवसरों पर भी उनके लिए अवसर उपलब्ध नहीं है। फिर देखिए व्यावसायिक क्रियाओं में, जो इंडस्ट्रियल क्रियाएं हैं, इनमें एआई को अपनाने के लिए उच्च संसाधन लागत का होना भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक प्रमुख चुनौती है। मतलब व्यवसायिक क्रियाओं में आप देखेंगे तो संसाधन लागत काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एआई में उस तरह से निवेश करना होगा, तो वो जो निवेश करना है वो एक बड़ी चुनौती है। और उससे संबंधित अनुसंधानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो बौद्धिक संपदा व्यवस्था है वो आकर्षक होनी चाहिए। लेकिन भारत की जो बौद्धिक संपदा व्यवस्था है कैसी है, गैर आकर्षक है ना, ये आरोप लगता है भारत के ऊपर। तो उस चीजों को भी देखने की जरूरत है, ये भी एक प्रमुख चुनौती है। और फिर देखें तो विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास करना होना, ये भी एक चुनौती है। तो ये 9 चुनौतियां हैं, इनको आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्रियान्वयन से संबंधित जो चुनौतियां उभर के आ रही हैं, चाहे वो प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी हो, जागरूकता की कमी हो, डेटा से जुड़े मुद्दे हों, फिनांसिंग की कमी हो, एक अच्छी इंफ्रा की कमी हो, या फिर गोपनीयता और सुरक्षा की कमी हो,
या फिर उस तरह से स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं है, उच्च संसाधन लागत की कमी हो, या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच एक समन्वय न हो पाना। तो ये वो बातें हुई जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्कस कर रहे थे। चलिए अब आगे देखते हैं मुख्यतः भविष्य की राह क्या बनती है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हम किस तरह से एक अच्छा भविष्य देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कमियां हमने गिनाई हैं, जो चुनौतियां हैं, उन्हीं को अगर आप एड्रेस कर सकें, इन्हीं चुनौतियों को, तो इसी के माध्यम से आप एक अच्छा निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो वो क्या है? तो वो है सुदृढ़ डेटा की अवसंरचना ना। तो सुदृढ़ डेटा का जो अवसंरचना हो, तो आप देखें तो बड़े पैमाने पर कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सफल नियोजन से ना, अगर कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगा तो इसके सफल नियोजन से पहले कृषिगत डेटा और संरचना को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता होगी। मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या करना है हमको, और ज्यादा उस तरह से डेटा हमको देना है, और ज्यादा डेटा देने से क्या होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंक्लूजन निकालेगा वो और अधिक विश्वसनीय होगा ना। तो उसको देखने की जरूरत है। और दूसरी चीज क्या देखने की जरूरत है? उभरती प्रौद्योगिकियों की बढ़ती हुई समझ और क्षमता में सुधार। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनके प्रति हमारी एक समझ बढ़ रही है और क्षमता में भी सुधार होता जा रहा है। और इन सभी क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित समाधानों ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो उस तरह से डिसीजन ले रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिसीजन ले रहा है, इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार के भीतर क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट के अंदर भी उस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। तो दोनों स्तर पर, एक तो सुदृढ़ डेटा और संरचना रखी जाए, दूसरी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए हमारी समझ हो, और सरकार उस तरह से प्रोएक्टिव होकर डिसीजंस ले। फिर देखिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। अब यहां पे क्या है, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या करेगा, इन समाधानों को अधिक वहनीय बनाएगा ना, अधिक क्या वाइबल बनाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, किसानों द्वारा तीव्रता से इसे अपनाया जाएगा और उनके मध्य अत्यधिक पहुंच स्थापित होगी। अब ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म आप ऐसे समझिए, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म मतलब जो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है, जो प्लेटफॉर्म जहां पे आप जो चाहें वो कमियां बता दें इसकी और इसमें सुधार कर दें। जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छा एग्जांपल विकिपीडिया है। विकिपीडिया मतलब व्हाट आई नो इज, पीडिया मतलब फाइल होता है। तो विकिपीडिया में अगर कोई विकिपीडिया पेज है, वहां पे आप जाके एडिट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं, विकिपीडिया ओपन प्लेटफॉर्म है, पब्लिक पे पड़ा रहता है ना, तो वहां पे विकिपीडिया पे आप बता सकते हैं क्या कि ये नहीं, ये जानकारी और जोड़ लीजिए, इसको दुरुस्त कर लीजिए, उस पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं जो जानकारी गलत होती है। तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे अगर इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पड़ा रहेगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे रहेगा तो आप अपने अनुभव बता सकते हैं, कृषि से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सभी चीजों से जुड़े हुए अपने अनुभव बता सकते हैं। और वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मशीन है, जो ह्यूमन लाइक बिहेवियर करने लगी है, उसको समझने में, उसको प्रोसेस करने में चीजें आसान होंगी। फिर देखिए तो किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करना, तो इसमें देखें तो सरकार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने के लिए क्या करना चाहिए, कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने और अधिक किफायती और आकर्षक बनाने की दिशा में भी कदम उठाने की आवश्यकता है कि कृषि में हम उस तरह से जो सरकारें हैं वो किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करें। फिर देखें तो अनुसंधान और विकास में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पर्याप्त सरकारी वित्त पोषण हो, मतलब गवर्नमेंट उस तरह से फिनांस करे, निवेश सुनिश्चित करना। और इसी के अंतर्गत क्या है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित जो अनुसंधान और विकास है, इन दोनों कामों के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। मतलब जो फिनेंशियल जो प्रतिबद्धता है वो उसकी आवश्यकता है। और इस क्षेत्र में शोध को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र पहल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, और उसके लिए जरूरत है सरकारी वित्त पोषण की, निवेश की, और PPP मॉडल वगैरह को अपनाने की, इन सब को। ठीक है। और देखिए तो हितधारकों के बीच भी एक बढ़िया समन्वय होना चाहिए, एक सहयोग होना चाहिए, जिसकी बात हमने कहा था कि हितधारकों के बीच एक समन्वय नहीं होता, चाहे वो उद्योग हो, सरकार हो, या अन्य सभी हितधारक हो। इनको ना कृषि क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में इनको क्या व्यवहारिक समाधान के लिए एक सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। और देखें
तो आवंटन बढ़ाने की कहाँ जरूरत है? स्टेम में। स्टेम मतलब साइंस, टी मतलब टेक्नोलॉजी, ई मतलब इंजीनियरिंग और एम मतलब मैथ। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन को भी उस तरह से बढ़ाने की जरूरत है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब अपना कंक्लूजन निकाले और उससे रिलेटेड जो मशीनें हैं वो अपना कंक्लूजन निकालें तो वो कंक्लूजन बहुत बेहतर हो। तो ये रही मेरी क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी ना। और थोड़ा सा नेट का इशू था, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन सब रिकॉर्ड कर दी है मैंने ये क्लास। अब ये अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। आपको मेरा ये चैनल हम लोगों का पसंद आता है, लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी क्लासेस पसंद आ रही हों तो यहाँ पे RKMU कोड फिल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 12 महीने का, 24 महीने का, जो भी आपको अच्छा लगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जुड़ने के लिए मुझसे बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से मेरी क्लासेस बेसिकली मंडे से मेरी क्लासेस दोपहर में 12 बजे होंगी। लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स जो ये चैनल है, इस चैनल पर मैं लाइव उपलब्ध रहूंगा दोपहर में 12 बजे। और डेली मेरी लाइव क्लासेस कितने बजे हो रही हैं? डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं 10 बजे से। तो 10 से 11 तक मैं आपके सामने उपलब्ध रहूंगा और 12 बजे से वापस उपलब्ध रहूंगा, ठीक है। और BPSC मेंस को पूरी तरह से ध्यान में रख के। और कल मेरी स्पेशल क्लास भी है, वो भी देख लीजिएगा, संडे को 5 जुलाई को 10 से 12 और 6 से 8, जहां पे मैं SDG गोल्स को और साइबर सिक्योरिटी को डील करने वाला हूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।